हाँ तो जय हिंद, नमस्कार साथी जी। अगर वीडियो पे क्लिक है तो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपको ही पता है अब आपके बोर्ड परीक्षा में समय क्या है, बहुत ही कम बच गया है। आज जो है हम लोग क्लास 10th के आपका इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है मेरे साथी जी, क्या नाम है? तो नाम है आपका राज्य एवं राष्ट्र की आय। उसका हम लोग लगभग 10 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन को निपटाने वाले हैं। और आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आशा है कि आपके परीक्षा में इस चैप्टर से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देरी के सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं। और सबसे प्रथम सवाल कहता है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है कितनी है? तो 22,553 रुपया कि आपका 25,494 रुपया की 6,610 रुपया की 54,850 रुपया। तो मेरे भाई गौर कीजिएगा, सन सन 2008-9 के अनुसार भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? 25,494 रुपया। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा है मेरे साथी जी आपका कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी तो कैसी थी? कृषि प्रधान थी कि व्यवस्था प्रधान थी कि उद्योग प्रधान थी कि उपयुक्त उपयुक्त दोनों? तो मेरे भाई क्या थी? कृषि प्रधान थी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए एकदम राइट आंसर। स्वतंत्रता के पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी क्या थी आपका? मतलब कैसी थी? तो कृषि प्रधान थी। अगला सवाल है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो मेरे राजा जी सबको पता है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। चौथा नंबर सवाल कहता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के सबको पता है कि 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सवाल अगला है आपका कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया कि पोषण किया, शोषण किया कि? ऑप्शन नंबर डी की ए और सी दोनों किया। तो मेरे भाई जी अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का आपका गौर कीजिएगा शोषण भी, दोहन भी किया और क्या किया? शोषण भी किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी एकदम राइट आंसर होगा, ए और सी दोनों। सवाल अगला है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ता गया कि स्थिर रहा कि घटता गया कि इनमें ए और बी दोनों? तो मेरे साथी सवाल को समझिएगा, सवाल बहुत ईजी है। आपका क्या बोला है? तो आपका सवाल ये बोला है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का योगदान क्या हुआ? बढ़ता गया कि घटता गया कि मतलब स्थिर रहा? तो देखिए, आज़ादी के बाद जो कृषि मतलब भारत के जो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र जो था वो क्या हो गया? बढ़ता गया और क्या किया? घटता भी गया। तो आपका छठा का क्या जवाब हो जाए? तो छठा का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ता नहीं गया ना तो स्थिर रह, क्या हुआ? घटता गया। मतलब अब ज़्यादा इनकम किससे हो रहा है? तो ज़्यादा इनकम आपका किससे हो रहा है मेरे साथी जी? सेवा क्षेत्र से हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तृतीय क्षेत्र। सवाल अगला है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सबको पता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है मेरे भाई जी? तो आपका क्या हो जाएगा? सातवां का आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। पटना की प्रति व्यक्ति आय क्या है? बिहार की मतलब बिहार के किस जिले की? पटना की सबसे अधिक है। कोई दिक्कत है मेरे साथी? चलिए बात करते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल की। और 8 नंबर सवाल क्या कहता है? 8 नंबर सवाल आपका कहता है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक है कि प्रतिरोधी है कि विरुद्ध क्रमानुपाती है कि समानुपाती है? तो मेरा ध्यान रखिएगा कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? आपका पूरक है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला कहता है 9वां नंबर सवाल। सवाल क्या है कि साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में अंतर है कि कोई अंतर नहीं है कि कभी भी अंतर नहीं भी, कभी अंतर है भी और नहीं भी, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मेरे साथी जी साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि सतत विकास है। सतत विकास क्या है मेरे साथी जी आपका? ऑप्शन ए है कि अपने तथा आने वाली संतति का केवल अपना कि केवल दूसरे का कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सतत विकास का मतलब क्या होता है? कि अपने तथा आने वाली संतति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। तो आपका मानसिक पाता है कि शारीरिक पाता है कि बौद्धिक पाता है कि उपयुक्त तीनों? तो मेरे साथी जी आपका 11 का राइट आंसर क्या हो जाता है? 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। आपका मानसिक भी पाता है, शारीरिक भी पाता है, बौद्धिक पाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला है कि श्रम का पारिश्रमिक है, ब्याज है कि लगान है कि लाभ है कि मजदूरी है? तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? मजदूरी है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला आपका 13 नंबर सवाल है कि पूंजी का पारिश्रमिक है। तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या हो जाएगा? आपका ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर चौथा है कि भूमि का
पारिश्रमिक क्या है? तो भूमि का पारिश्रमिक जो होता है क्या होता है? लगान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल अगला है कि गरीबी को जन्म देता है, यह क्वेश्चन किसने है? तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, ये किसने कहा था? तो रैगनर नक्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। सवाल अगला है कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है पूंजी निर्माण दर की प्रति व्यक्ति आय की सेवा का मूल्य की उपयुक्त दोनों। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे, आपका ध्यान रखेंगे कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है क्या? प्रति व्यक्ति आय जिस राज्य की अधिक होगी वह राज्य क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा। सवाल अगला कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है तो वस्तुओं का मूल्य है कि वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य है कि सेवाओं का मूल्य, कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी ध्यान रखेंगे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर आपका 18 नंबर सवाल कहता है, और सवाल नंबर क्या कहता है? कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 19वां है आपका। सवाल नंबर 19वां है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग व्यय एवं विनिमय के योग की उपभोग व्यय तथा विनियोग के गुणनफल की उपभोग व्यय एवं विनियोग के अंतर के कि उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय के भाग के। तो मेरे साथी जी राष्ट्रीय आय समतुल्य किसके होता है? तो सबको पता रहना चाहिए कि जो राष्ट्रीय आपका होता है वो समतुल्य किसके होता है आपका? तो उपभोग व्यय तथा विनियोग के होता है। सवाल अगला कि राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है तो राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या शामिल है आपका? तो ऑप्शन नंबर 20वां का आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या शामिल है? तो आपका केवल शुद्ध सकल घरेलू उत्पादन में कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की केवल सकल घरेलू उत्पादन, तो इसमें से सभी ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान का वर्ष है तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किस वर्ष में किया गया था मेरे साथी जी? तो 1867 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल की भारत की सर्वप्रथम अनुमति प्रति व्यक्ति आय थी तो कितनी थी? 20 रुपये थी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका 23 नंबर की राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है व्यवसायिक गणना विधि की, उत्पादन गणना विधि की, मूल्य योग विधि की, इनमें से तीनों। तो मेरे साथी ध्यान रखेंगे 23 में क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है? तीनों है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सवाल इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसको याद कीजिएगा। सवाल की संख्या बहुत है, सब याद नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे भाई जी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 25वां है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार के शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा 25 का। सवाल नंबर अगला कहता है 26 नंबर सवाल कहता है, सवाल 26 नंबर की कहता है मेरे राजा जी, कहता है कि प्रत्यक्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो आय कर, किस उत्पाद कर की, बिक्री कर की, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि आय के अंतर्गत इनमें से किसको शामिल किया जाता, सॉरी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? तो आय कर को। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका 27 नंबर कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ध्यान रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने जो थे वो आपका राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान कब लगाया था मेरे साथी जी आपका? तो 1868 में लगाया था। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर हुई कितनी हुई थी मेरे साथी जी आपका? तो 4.2% हुई थी। सवाल अगला कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि क्षेत्र का, कि औद्योगिक क्षेत्र का, कि सेवा क्षेत्र का, कि इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की सर्वाधिक आय में बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो कृषि क्षेत्र का, क्योंकि बिहार के अधिकतर लोग कृषि क्षेत्र से ही जुड़े होते हैं, ठीक है। तो 29 का आपका क्या हो जाएगा? 29 का बिहार का कृषि क्षेत्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला आपका कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज है कि वैज्ञानिक है कि व्यवहारिक है कि उपयुक्त, तो तीनों है। तो मेरे साथी जी 30वां का आपका राइट आंसर उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है आपका? तो आर्थिक दृष्टिकोण से सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है, उपयुक्त, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, निर्माण है कि कृषि है कि परिवहन की व्यापार है? तो मेरे साथी जी राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है आपका? कृषि है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि y बराबर सी प्लस आई फार्मूला को बताया, किसने बताया था? प्रोफेंस ने, कि प्रोफेसर ने, कि प्रो मार्शल ने, कि प्रो पिंगू ने बताया था मेरे साथी जी? तो किसने बताया था आपका? तो प्रो कैंसर ने बताया था, प्रो
किसने? प्रोकेंस ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, कैंसर नहीं प्रोकेंस होगा। सवाल अगला है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सरकार की आय, कि सार्वजनिक आय, उपक्रमों की आय, कि पारिवारिक आय, कि आपका उत्पादन के साधनों का आय। तो राष्ट्रीय आय का मेरा भाई, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? कि उत्पादन के साधनों की आय। सवाल अगला कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 34 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब कहता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबको पता है। 36 नंबर सवाल कहता है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आपका रिजर्व बैंक नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। ऑप्शन नंबर आपका एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो मेरे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति अगर आय अधिक होगी तो रहन सहन हमारा बदलेगा, पैसा होगा तो रहन सहन बदलेगा, वरना वही रहेगा। सवाल अगला आपका 39 नंबर सवाल है। 39 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत में सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत में सकल घरेलू उत्पादन में मेरे साथी जी आपका सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, ऐसा किसने कहा था? तो गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो रैग्नारॉक्स ने की थी। नहीं, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, ऐसा किसने कहा था? रैग्नारॉक्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आपका बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? 41 का बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल देखिए सब पूछा गया। सवाल नंबर 22वां है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहते हैं। 42 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर आपका 43 है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारण की गई है? तो कितनी कैलोरी? 2100 कैलोरी की, 2200 कैलोरी की, 2400 कैलोरी की, 2600 कैलोरी, तो कितने की गई मेरे साथी जी आपका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि 2400 कैलोरी। सवाल अगला है आपका, सवाल अगला कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो आय विधि की, व्यय विधि की, मूल्य योग की विधि की, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी जी आपका 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल्य योग विधि। सवाल अगला कि 1901 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो इब्राहिम रहीमतुल्ला, की JM किन्स, की जमशेदजी टाटा, की धनश्याम दास बिरला। तो मेरे साथी जी क्या राइट आंसर होगा? कि इब्राहिम रहीमतुल्ला। ठीक है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यही थे। ठीक है। सवाल अगला कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो मेरे साथी जी कब की गई थी आपका? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1939 में की गई थी। सवाल अगला कि PCI का अभिप्राय है, तो क्या है PCIB का अभिप्राय? पर कैपिटा इनकम, कि पर कैपिटल इनकम, कि पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, कि पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो मेरे साथी जी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो PCI का अभिप्राय क्या होता है? कि पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। तो आपने 48 सवाल में से कितना सवाल सही किया? ये चैप्टर जो था, मतलब साइंस मतलब SST बहुत कम ही लोग पढ़ता है। आशा है कि आपने 20-25 सवाल सही किया। तो 20-25 सवाल सही होता है तो बहुत अच्छे की बात है, उससे कम होता है तो थोड़ा दुख की बात है। आप लोग पढ़ना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।